हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर हमने देखा था कैसे हम मेजरमेंट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बाय ग्राफिकल मेथड्स। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर। ठीक है। अगर हम कोई भी जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये हमने केमिकल रिएक्शन लिया हुआ है जिसमें आपके रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है। अब अगर इस केमिकल रिएक्शन पे हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, ए और बी, ईच रेज टू सम पावर। अब जो पावर होगा वो हम क्या लेते हैं, उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए, और जो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल ए से और स्मॉल बी से। ठीक है। अब ये तो आपको पता होगा कि जो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिएक्टेंट लिखेंगे और उसके ऊपर उसका पावर लिख देंगे। ठीक है। तो अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाना है तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। वो हमने लगा दिया के। नो, इफ सपोज, अब क्या होता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो क्या हो जाता है, वन के बराबर हो जाता है। इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वन, यूनिटी ले लेते हैं, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा उस टाइम? रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर। तो रेट ऑफ फ्रैक्शन होगा किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया वन, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर। अब यहाँ पे अगर आपको रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना होगा तो आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो? रेट कांस्टेंट एट एनी एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर may be defined as, may be defined as a rate of a chemical reaction, a rate of chemical reaction when concentration of each reactant is unity, each reactant is unity। ठीक है। rate constant at a given temperature may be defined as a rate of a chemical reaction when concentration of each reactant is unity। तो that is a definition of rate constant। तो ये तो था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो आपका रेट है वो डिपेंड करना है किस पे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। बट कौन सी वैल्यूज पे? अल्फा और बीटा वैल्यू पे। अब ये जो अल्फा और बीटा वैल्यूज हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड किया जाता था। ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने, एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए एंड बीटा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी। और ये जो अल्फा और बीटा हम फाइंड कर रहे हैं ये आपका एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। और ये भी उन्होंने बोला कि ये जो अल्फा बीटा होगा ये हमारा सेम हो सकता है इन ए और बी के वैल्यूज़ के। ठीक है। जहाँ ये वैल्यूज़ क्या होता है, या ये वैल्यू डिफर भी हो सकता है। ठीक है। तो ये तो था हमारे पास क्या, रेट लॉ। इसको क्या बोल दिया उन्होंने, रेट लॉ। और ये जो हमारे पास, फिर से हमेशा याद रखना, ये जो अल्फ़ा और बीटा वैल्यूज़ होंगी ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है बेटा जी। तो ये था हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, NO2 प्लस F2, ये कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं आपका नाइट्राइल फ्लोराइड। ये क्या है, नाइट्राइल फ्लोराइड। ठीक है। अब यहाँ पे जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पे जो रेट होगा वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, F2 पे। ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन को अप्लाई करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। पता लग गया। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट का। जितना वैल्यू हमारा रेट कांस्टेंट का ग्रेटर होगा उतना ही आपका फास्टर होगा रिएक्शन। ठीक है। अब हर एक केमिकल रिएक्शन का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा
रेट कांस्टेंट का एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और जैसे अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं इन द सेम रिएक्शन, तो जो आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, डिफर हो जाएगा। फोर्थ क्या है, जो आपका रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे वो डिपेंड नहीं करता। तो ये तो थी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स किसका, रेट कांस्टेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, अगर हम क्या करें, जो सम कर दें किसका, जो कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, जो हमारे पास पावर्स होती हैं, ठीक है। अगर जो जो मोलर कंसंट्रेशन का पावर होगा, अगर हम उसको सम कर दें तो वो हमें क्या दे देगा, रेट दे देगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन दे देगा। अगर हमारे पास एन का, सपोज करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, एन से, उसको डिनोट कर रहे हैं एन से, तो अगर एन का वैल्यू क्या होगा, जीरो मिलता है, तो उस टाइम जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो कौन सा रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर एन का वैल्यू क्या होगा, वन होगा, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका एन का वैल्यू टू टू होता है तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एन का वैल्यू थ्री होता है तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो जनरल में हम किस तरह लिख सकते हैं, हम कोई भी जनरल एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है कुछ, ठीक है। अगर इसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता रेट किसके बराबर होगा, रेट किसके बराबर होगा, माइनस डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, पावर लिख दिया, तो उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, पावर लिख दिया, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब देखो, अब अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या किस तरह फाइंड कर सकते हो, एन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ दीज जो पावर है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह आप क्या फाइंड कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने बता दिया, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो ऑर्डर होता है ना रिएक्शन, ये जीरो भी हो सकता है और ये कभी कभी फ्रैक्शन में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है, जैसे 1.5 2.5, तो ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये एक एक्सपेरिमेंटली इसको फाइन किया जाता है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, आपका ओजोन क्या फॉर्मेशन कर रहा है, 3 टाइम्स O2, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इस तरह जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एप्लीकेबल होता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शंस और कम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होंगी, जो आपका वन स्टेप सिंगल स्टेप में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। कम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सा आ जाएगा, मैंने बता दिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। हम एग्जांपल लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास N2O5 N2O5 आपको दे रहा है, यहाँ पे ये बनाता है ट्वाइस टाइम NO2 प्लस 1/2 O2। यहाँ पे जो रेट है ना, वो डिपेंड कर रहा है आपका किस पे, N2O5 पे। तो ये जो रिएक्शन होगा ये कौन सा हो जाता है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास रिएक्शन किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास क्या है, H2 प्लस O2, सॉरी I2, ये क्या बना रहा है, ट्वाइस टाइम HI। तो यहाँ पे जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा आपके पास, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर आपको फ्रैक्शनल जो ऑर्डर है, ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्डर में हमारे पास एक रिएक्शन है
CH3CHO, ये हमें दे रहा है CH4 प्लस CO। यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड करता है किस पे, CH3CHO, और यहाँ पे हमारा 3/2, और जो ऑर्डर है यहाँ पे रिएक्शन का क्या हो जाएगा हमारा 1.5, क्योंकि 3/2 को जब डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1.5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो के, ठीक है, यहाँ पे के आ जाएगा। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जाम्पल। इसी तरह अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर कोई एग्जाम्पल लिखना है हमारे पास, आप ले लो अमोनिया का, ठीक है, आपने अमोनिया लिया, ये जो डिसोशिएट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम, ये दे रहा है हमें N2 + 3 टाइम H2, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू -dx/dt इज इक्वल टू K इंटू NH3 0। तो यहाँ पे ये ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का ये हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। तो हमने देख लिया ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो क्या है, 1 है। ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे ऑर्डर क्या रिएक्शन का 2 है, और ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है, और ये आपका जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है गाइस। पता लग गया आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह क्या होता है। इसी तरह हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स आयन जब मॉलिक्यूल्स आपके आपस में कोलाइड कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा रिएक्शन का 2। अगर उसमें 3 पार्टिसिपेट करें तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलरिटी होता है रिएक्शन का ये कभी भी जीरो नहीं होगा, और ना ही ये फ्रैक्शनल में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, थ्योरेटिकली हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। और आपका जो मॉलिक्यूलरिटी होगा रिएक्शन का ये एप्लीकेबल होता है कि कौन सी रिएक्शन को, सिंपली जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगी, ठीक है, जो 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही होगी। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसी तरह जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलरिटी आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगी, ठीक है। अब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हो H2O2, जब ये डिसोशिएट हो रहा है तो ये क्या दे देगा H2O प्लस 1/2O2। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या है रिएक्शन का 1, क्योंकि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा 1। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी तरह अगर आप रिएक्शन लेते हो ट्वाइस टाइम HI, तो ये क्या दे रहा है हमें H2 + I2। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन का वो क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं किसका HI का, तो वो हमें क्या दे रहे हैं H2 + I2। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी होगा रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा N इज इक्वल टू 2। पता लग गया गाइस, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है रिएक्शन का। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स, किस तरह हमें फाइंड करना है रेट कांस्टेंट का, जो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का। अब देखो गाइस हमारे पास क्या होता है, अगर हमें रिएक्शन के nth रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, यूनिट्स अगर फाइंड करना है किसका, कोई भी रिएक्शन है जिसका ऑर्डर क्या है nth ऑर्डर है, ठीक है। हमारा रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर, तो उस टाइम रेट क्या हो जाएगा, रेट किसके बराबर हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू K इंटू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन। अब अगर हमें यहाँ पे के फाइंड करना होगा तो के को हम ये लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन, ठीक है। अब ये जो डी एक्स क्या है, ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और नीचे क्या है, टाइम है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन का पावर एन। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम नीचे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो 1 बाय टाइम इंटू 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, एन है ना। तो ये जब ये कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा, हम कॉन्सेंट्रेशन को इस तरह लिख सकते हैं, फिर एन माइनस 1। अब यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 टू 1 2 3। अब सपोज करो यहाँ पे आप एन का वैल्यू का क्या करते हो, पुट करते हो 0। एन का वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो, तो आपका क्या क्या मिल जाएगा, व्हेन यू पुट एन इज इक्वल टू 0, तो के किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय टाइम इंटू 1 बाय, जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, -1। तो यूनिट्स किसके क्या हो जाएगा, यूनिट्स इसका 0 ऑर्डर का यूनिट्स क्या हो जाएगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन माइनस में है तो इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन को आप किस में मेजर करते हो, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कॉन्सेंट्रेशन को किस में मेजर करते थे, मोल्स पर लीटर में, मोल्स लीटर इनवर्स, और यहाँ पे ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो ये आपका यूनिट्स किसका मिल गया, 0 ऑर्डर का, ठीक है। जब आपने ये कौन सा रिएक्शन है, 0 ऑर्डर, व्हेन एन इज इक्वल टू 0, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट्स क्या हो जाएगा, मोल्स लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। इसी तरह जब आप एन का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका किसका यूनिट्स मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट, जब एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो किसका, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूनिट्स फाइंड कर सकते हो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है गाइस। तो ये तो थे आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट किस तरह फाइंड किया जाता है। उसी तरह फिर हमने देखा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, फिर हमने बात किया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी रेट कांस्टेंट का, और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके गाइस, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई हो। ओके बाय, थैंक यू।